अच्छा ये बताओ, इसमें पहले आप सोडा एमाइड डालोगे तो क्या क्या होगा बताओ। एडिशन के बाद बी क्या होगा? 2 बार E2 और 1 बार एसिड बेस। सही है भाई, E2 में भी वो बेस का ही रोल प्ले करता है ना, E2 में भी तो H ही ले रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा? E2 के अंदर ही 2 टाइप के E2 है, एक अदर 1 2 एलिमिनेशन। ये अभी जो मैंने बनाया, बताओ ये जैम बनाया या विसिनल है? अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इस Br पे अटैक, तो बताओ इस Br पे कौन सा चार्ज आया? भाई ऐसे समझें कि ये बॉन्ड पर यहां गया तो Br पे प्लस आया और दूसरे इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव आ गया, है ना। तो क्या क्या बनेगा बताओ। अब आप ये बताओ, इस बार एंटी पोजीशन पे कौन कौन रहेगा? कि जब भी हमको डी हेलोजनेशन करना होगा, हमको 2 हेलोजन निकालने होंगे, उसके लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? कि कभी भी ये ऑक्सीजन और एल्कीन कॉन्जुगेशन में हो तो इसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस हाई होता है कि लो होता है? ये हाईली रिएक्टिव टुवर्ड हाइड्रोलिसिस होगा। कब? जब ऑक्सीजन और एल्कीन कॉन्जुगेशन में हो। कैसे रिएक्टिव होगा? हाँ, इसमें अपन पहले है ना मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे, हमें वाटर ऐड करना है ना, तो पहले हम करेंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन। इससे बताओ ये कैटायन स्टेबल बन रहा है कि कैटायन अनस्टेबल बन रहा है? स्टेबल बन रहा है ना ये। फिर होगा वाटर का अटैक, बस आगे सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर होगा। फिर ये प्रोटॉन ट्रांसफर, आगे का मैकेनिज्म वैसे ही जैसा हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर करते हैं, फिनॉल। और हम डायरेक्ट प्रोडक्ट तो बना ही सकते हैं, इसमें एल्कीन के साथ हो तो ऑक्सीजन पे H, इस पे OH, इसका टॉटोमेरिज्म करना ये बन जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी कॉन्जुगेशन में होगा ना ऑक्सीजन और एल्कीन, तो उसका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत हाई होगा। अनसैचुरेटेड ईथर जिसमें ऑक्सीजन एल्कीन कॉन्जुगेशन में हो, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस वेरी हाई होगा। ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया अपन ने? नहीं किया था ये? चलो, इसे तुम्हारा 13 14 15 सब समझ में आगे होंगे, है ना। जब भी कॉन्जुगेशन होगा तो पहले एल्कीन पे एडिशन हो जाएगा। इसको याद रखो, ये ईथर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्टी 55 हो गया। हो गया भाई 54 55। तो अगर मैं 2 ईथर दूं आपको, एक ये ईथर दिया, एक ये ईथर दिया, और बोला कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कंपेयर करो, तो बताओ किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट की या सेकेंड की? सेकेंड की। वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए ना, तब यहां स्टेबल कैटायन बनेगा। तो जब भी एल्कीन और ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में हो, हाईली रिएक्टिव टुवर्ड हाइड्रोलिसिस। समझ गया भाई? आगे बढ़े, हो गए बाकी? अब आज का हेडिंग लगाओ,
E2 के कुछ एग्जाम्पल करने हैं अपने को। आज तो तरमकेश्वर नजर नहीं आ रहा है। तरमकेश्वर कहाँ गया? तरमकेश्वर का दोस्त कौन है? कैसे दोस्त है? कौन दोस्त है? तुम्हें ये पता नहीं है? अच्छा, ये दोस्त है। चलो, देखो हमको ये कन्वर्जन करना है जैम डाई हैलाइड से ये 2 ब्यूटाइन बनाना है ना। ये कन्वर्जन करने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है, आप यूज करो अल्कोहलिक क्यूएच फॉलोड बाय अल्कोहलिक क्यूएच। दूसरा ऑप्शन है, आप यूज करो अल्कोहलिक क्यूएच फॉलोड बाय Na2 सोडामाइड। दोनों में से एक ऑप्शन लेना है आपको। कौन सा ऑप्शन लोगे? बनाओ जरा। मतलब हम कितनी बार E2 कर रहे हैं? 2 बार E2 कर रहे हैं। एक बार E2 से एल्काइन बनता है, हम 2 बार E2 करके एक से एल्किन बनता है, 2 से एल्काइन बना रहे हैं। अरे सिंगाना जी कैसे हो? पिछली 2 क्लास में दिखे नहीं थे। फीवर हो रहा था? क्या हुआ? फीवर हुआ? अच्छा, अभी ठीक हो? अभी ये वाला मौसम सिंगाना जी सबसे ज्यादा बीमारी का है। आज ही पेपर में आया था कि डेली 200 बच्चे बीमार हो रहे हैं पूरे कोटा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना। एक तो मिल गया 199, पता नहीं कौन से। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, समझ गए? उसमें बाहर का मतलब तुम्हारा मैस का खा लो, ठीक है, वो तो बाहर का नहीं हुआ। दूसरा है, गोलगप्पे बिल्कुल नहीं खाने हैं, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया भी पनपते हैं एकदम। चलो भाई, लिख लिया सबने? आंसर क्या रहा? आंसर फर्स्ट है, आंसर सेकंड है? बताओ। इसका आंसर है बी। तो बताओ, वैसे ए से भी होता है लेकिन बेटर मेथड हमारा बी है। अब बताओ बी कैसे? पहले जब हम E2 करेंगे ना, इसमें सबसे पहले आपने इसमें E2 किया एल्कोहलिक क्यूएच से, तो हम अल्फा से हेलोजन निकालेंगे और बीटा से ये हाइड्रोजन निकाल देंगे, है ना। इससे बनेगा हमारे पास विनाइल हैलाइड। ये दिख रहा है आपको विनाइल हैलाइड? अब इस विनाइल हैलाइड में एक खास बात है, ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस होने से इसमें कैसा कैरेक्टर आ रहा है बताओ? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यानी ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हैलाइड है। यानी ये स्टेबल हैलाइड है या बताओ ये अनस्टेबल है? स्टेबल है। तो अब हमें फिर से E2 करना है, तो हमको बेस कैसा लेना चाहिए? और स्ट्रॉन्ग बेस लेना चाहिए। तो हमारा NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, OH माइनस NH2 माइनस। अब NH2 माइनस के पास भी 2 ऑप्शन है। देखो, एक तो ये वाला H जो है, ये H लेगा और एल्काइन बना सकता है, जैसा हमने ये बनाया।
दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास, एल्काइन, अगर वो यहां से बीटा से एच लेगा तो क्यूमुलेटिव डाइन्स बनेगा। तो बताओ ये क्यूमुलेटिव डाइन्स स्टेबल है या अनस्टेबल है? क्यूमुलेटिव डाइन, ये दोनों पाई बॉन्ड रिपेल करता है ना, अनस्टेबल है। एल्काइन इज मोर स्टेबल देन क्यूमुलेटिव डाइन्स। समझे आप? या इसका एक और तरीका हो सकता है, आपको 2 बार E2 करना है, डायरेक्टली आप क्या यूज करो, 2 मोल ऑफ NnH2, तो डायरेक्ट 2 बार E2 हो जाएगा। समझे आप? तो सिंस NH2 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस, therefore ऑप्शन बी इज मोर एप्रोप्रिएट। क्योंकि IL फिनार वगैरह में ऑप्शन ए से भी E2 करवा रखे हैं 2 बार, लेकिन वो इतने बढ़िया E2 नहीं है। लिख लिया सब लोगों ने? आगे बढ़े। अब ये बताओ, एक और एग्जांपल लिखो। हमारे पास एक जैम डाई हैलाइड है और इसमें अगर मैं 3 मोल ऑफ सोडा एमाइड यूज करूं तो उससे A बनेगा, और उसमें मिथाइल आयोडाइड यूज करूं तो B बनेगा। बनाओ जरा, A और B का स्ट्रक्चर निकालो एक बार। क्या रहा भाई? बना? अच्छा ये बताओ, इसमें पहले आप सोडा एमाइड डालोगे तो क्या क्या होगा बताओ। NH2 माइनस H लेगा, पाई बॉन्ड बन के एल्कीन बनेगा ना हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम एल्कीन और क्या क्या बन जाएगा बताओ। ये Na प्लस NaCl बना लेगा, और NH2 माइनस H ले रहा है तो प्लस क्या बनेगा, एमोनिया। ये तो बनेंगे ना भाई सब? ठीक है, इसके बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फिर से सोडा एमाइड यूज करेंगे ना, फिर से E2 होगा। इस बार क्या बनेगा, एल्काइन। इसके बाद क्या होगा बताओ। हाँ, इसके बाद सोडा एमाइड डालेंगे तो एसिड बेस, इससे होगा एसिड बेस। और उसके बाद क्या था हमारा, स्टेप अप ऑफ एल्काइन। SN2 हो जाएगा ना ये। दो बार E2 से एल्काइन, फिर एसिड बेस, फिर स्टेप अप।
अरे हरियाणा, तुमको यार मेरे पे गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना? वो क्या है कि अभी यूएस में एक 20 साल के लड़के को गुस्सा आ गया यार। तो गुस्सा आ गया उसको ट्रम्प पे, वो गन लेके पहुंच गया। 20-22 साल का लड़का है वो, और उसने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। वो बाल बाल बचा। उसमें लिखा था कि वो ट्रम्प जो है ना, वो उसको, वो एक्चुअल में कुछ बता रहा था कि भाई माइग्रेंट, उनका बहुत बड़ा मुद्दा है ना वेस्टर्न वर्ल्ड का, भाई बाहर के लोग नहीं आने चाहिए। तो वो उसने वो चार्ट दिखाया कि देखो जब मैं पावर में नहीं था तो देखो कितने मेक्सिको या एशियन लोग कंट्री में एंटर कर गए। तो वो चार्ट दिखाने के लिए वो ऐसे घुमा हल्का सा, तो वो घुमा ना ऐसे, तो पीछे वो स्किन लगी थी ऐसे, और उसी समय उसने गोली चलाई और ट्रम्प ऐसे घुमा। वो मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस है। अगर वो घूमता नहीं ना ऐसे, तो गोली उसको यहां लगती। वो हल्का सा घुमा तो यहां लगी। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा था ना माइग्रेंट, कि भाई बाहर के लोग आ जाते हैं, उसी की वजह से उसकी जान बची। तुमको भी गुस्सा आया तो गोली वोली चलाने की जरूरत नहीं है। गुस्से के लिए तुम घर जाके तकिए पे घुसे मार सकते हो, है ना, सिंगाने जैसे फाइट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लिख लिया भाई सबने? अब फटाफट लिखो, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वहां तो क्या गन ऐसे मिलती है ना भाई, जैसे अपने यहाँ मिलता है ना, कुरकुरे वगैरह मिलते हैं जैसे मिलता है ना। आप वहां के सिटीजन हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना वो सिटीजन कार्ड लेके जाना है, और आपको वहां पे पूरा डिस्प्ले लगा रहता है ऐसे कि भाई AK-47 लगानी है, या मशीन गन चाहिए, या कितने बॉम्ब चाहिए, कितने। तो हर आदमी के पास 3-4 गन तो नॉर्मल है एकदम, है ना। कई लोगों को शौक होता है तो घर के अंदर ही पूरा सजा के रखते हैं कई, और लोग रहते भी तो वैसे है ना, जंगल टाइप रहते हैं ना, बाहर आउटसाइडर में रहते हैं, तो गन सब रखते हैं वहां पे। तो आपको खरीदनी, आपके पास पैसे होने चाहिए और आपका वो ID कार्ड होना चाहिए, आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाती है। फिर आप खरीद लो गन, कोई दिक्कत नहीं। और फिर चलानी हो तो चला लो। अपने इंडिया में लाइसेंस लेने जाओगे ना, ऐसा प्रोसेस है कि आप भूल जाओगे, है ना। गवर्नमेंट बहुत रिसोर्सफुल आदमी होगा उसी को मिलेगी। जैसे सबसे पहले कौन होगा, तुम्हारे एरिया के थानेदार का इन्वेस्टिगेशन, फिर DSP का इन्वेस्टिगेशन, फिर SP ऑफिस का इन्वेस्टिगेशन, 3 हो गए। फिर कलेक्टर ऑफिस का इन्वेस्टिगेशन, फिर तहसीलदार का इन्वेस्टिगेशन, फिर वो गन चलाने का सर्टिफिकेट। फिर कौन आता है, ऐसे 2-3 और है, ऐसे 8-9 इंक्वायरी होती है। फिर आप रिसोर्सफुल हो या आपको सीरियस थ्रेट है तो आपको लाइसेंस मिलता है। समझ गए? चलो अब आगे लिखो। अब बनाओ जरा इनको। आपको इन सब में बताना है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड हाउ मेनी मोल कंज्यूम। स्पीड में बनाना है।
हो गए भाई? कीटोन की रिएक्शन PCl5 से क्या होती है याद है आपको? वो 2 Cl लग जाएंगे ना, जैम बन जाएगा। पाई बॉन्ड हट के 2 Cl प्लस POCl3 बन जाएगा। आगे बढ़े, क्या रहा बताओ? इसमें कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं ये बताओ? 6 मोल हुए ना इसमें, और 6 हुए ना, 2 इधर 2 इधर, और फिर एसिड बेस होने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल बन गए, और फिर 2 बार हो गया SN2, तो Y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 2, है ना। सेकेंड वाले में ए क्या है समझ में आ गया आपको? ए होगा एडिशन, एडिशन के बाद बी क्या होगा? 2 बार E2 और 1 बार एसिड बेस से ये एसिटालाइड बनेगा ना, ये है ना। और फिर B2C क्या हो रहा है बताओ? SN2। यही बनाया आपने। और इसमें ए क्या होगा? इसमें अपन PCl5 कीटोन से पहले आपने जैम बनाया होगा, 2 बार E2 और 1 बार एसिड बेस, तो अगेन हमारा न्यूक्लियोफाइल, फिर आएगा स्टेप अप ऑफ एल्काइन। स्टेप अप ऑफ एल्काइन का मतलब क्या? इंक्रीज इन कार्बन इन एल्काइन, है ना। ये बताओ इसमें NaNH2 के कितने मोल बेस का रोल प्ले करेंगे? हाउ मेनी मोल ऑफ NaNH2 एक्ट एज ए बेस? फिर से देखो, 6 आएगा ना भाई। E2 में भी वो बेस का ही रोल प्ले करता है ना, E2 में भी तो H ही ले रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 मोल ऑफ सोडा एमाइड एक्ट एज ए बेस। नोट किया सबने? सिंगानी जी के दोस्त बड़ा एक छोटा सा फैन आता है, इतना सा फैंसी फैन आता है, देखा है तुमने आज? इतना सा फैन आता है बस, वो फिल्म एक्ट्रेस वगैरह लेके घूमती है ना, मेकअप करने के बाद मेकअप खराब नहीं, ऐसे घूमते रहते हैं। तुम लेके आना सिंगानी जी का हवा करना अगली बार। बाकी लोग इधर ध्यान दो।
पूरे 45 सेकंड है तुम्हारे पास, 45 सेकंड में जल्दी से बनाओ। क्या रहा भाई? इसका आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ कितना आएगा 2। और कितने मोल सोडा एमाइड के एक्ट एज ए बेस 6। और कितनी बार SN2 हुआ? 2 बार SN2 वाला, 2 बार होना SN2, समझ गए? ठीक है, अब आगे लिखो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। E2 के अंदर ही 2 टाइप के E2 है, एक अदर 1-2 एलिमिनेशन। अदर 1-2 एलिमिनेशन से मतलब ये है ये अभी जो मैंने बनाया, बताओ ये जैम बनाया या विसिनल है? ये विसिनल डाइहैलाइड है ना हमारा। अगर आपने विसिनल डाइहैलाइड में जिंक डाल दिया, जिंक हीट है ना, तो जिंक क्या करेगा? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा और साथ में क्या देगा बताओ? Zn+2। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस Br पे अटैक, ये यहां पाई बॉन्ड बनाएगा और ये Br निकल जाएगा। तो बताओ इस Br पे कौन सा चार्ज आया? माइनस। और इस ऊपर वाले Br पे माइनस, दोनों पे माइनस आएगा ना भाई। ऐसे समझें कि ये बॉन्ड पर यहां गया तो Br पे प्लस आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया तो एक प्लस से न्यूट्रल बन गया वो और दूसरे इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव आ गया, है ना। तो क्या क्या बनेगा बताओ? इससे बनेगा हमारे पास एक तो ये एल्काइन प्लस क्या बनेगा? ZnBr2। ये भी E2 रिएक्शन है। बताओ इसको क्या बोलेंगे? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या डीहेलोजिनेशन? इसको हम बोलेंगे डीहेलोजिनेशन, है ना। अब आप ये बताओ इस बार एंटी पोजीशन पे कौन कौन रहेगा? यानी ये दोनों हैलोजन रहेंगे ना हमारे। 2 हैलोजन मस्ट बी एट एंटी पोजीशन टू ईच अदर, एक दूसरे के 180 डिग्री पे होनी चाहिए। अच्छा, ये सेम रिएक्शन है ना, आप NaI एसीटोन से भी कर सकते हो। अगर आप NaI एसीटोन जो है ना हमारा, ये हमने पहले भी यूज किया था फिंकलस्टीन रिएक्शन में।
तो अगर मोनोहेलाइड होगा ना, मोनोहेलाइड, एक हेलाइड होगा तो SN2 करेगा, और 2 हेलाइड होगा तो ये क्या करेगा, ये E2 करेगा। SN2 E2 के कॉम्पिटिशन होते हैं। तो जैसे इसने यहाँ Br पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड बना और ये Br निकल गया। जब 2 गुड लिविंग ग्रुप होंगे तो E2 की तरफ चला जाएगा। इससे क्या क्या बनेगा, इससे बनेगा एल्कीन प्लस IBr प्लस NaBr। तो तुमको ये याद रखना है कि जब भी हमको डी हेलोजनेशन करना होगा, हमको 2 हेलोजन निकालने होंगे, उसके लिए हमें कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, या तो जिंक यूज करो या Na या एसीटोन यूज करो। इसको लिखो जरा। सेम E2 है, बस फर्क इतना है कि अभी हम HBr निकाल रहे थे, अब ये इसमें क्या रिमूव हो रहा है, Br2। लिख लिया सबने? सिखाना जी, अभी घर से कोई आ नहीं रहा है क्या? या पिछली बार तुम चाय लाए थे ना, बड़ी जबरदस्त थी यार, और इतनी जबरदस्त चाय थी कि पानी के अंदर अगर ऐसे चाय को दिखा दो ना तो भी चाय बन जाती थी, इतनी पावरफुल। कॉफी भी मिलती होगी, इस बार कॉफी लेके आना, उसको चेक करेंगे। सिंगाने जी खाली आदमी आते हैं, कभी आते हैं ना, मतलब बेसिक शिष्टाचार है सिंगाने, चाय या फिर क्या लेके आते हैं, कॉफी लाएंगे इस बार, कुछ ना कुछ लेके आते हैं। क्या भाई लिख लिया सबने? वहां लिखा आपने 2 हेलोजन मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, लोगों को है ना लेने की आदत पड़ी होती है कि भाई सरकारी स्कीम के गेहूं ले लिए, चावल ले लिए, और क्या मिलता है, फ्री खाना भी मिलता है कई जगह, और गवर्नमेंट क्या देती है अपने को, केरोसिन, हाँ, सब्सिडाइज पेट्रोल, सब्सिडाइज आटा, ये सब मिलता है ना। और गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देती है, बहुत सारे बेनिफिट देती है गवर्नमेंट, पब्लिक को खुश रखती है ना भाई, उनके वोटर को खुश रखना पड़ेगा ना, ये सिर्फ डेमोक्रेटिक में होता है। वहां चाइना में जाके मांगो तुम कि हमें ये दो, चाइना में मांगने में पता है क्या होता है, जैसे आप जाके वहां गवर्नमेंट में बोलोगे ना, ये गवर्नमेंट तुम कुछ कर नहीं रहे हो, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, चाहे आप कोई भी हो, 2-4 दिन बाद आप गायब हो जाओगे। एक उनका मिनिस्टर था, उसने बोल दिया थोड़ा सा, उसे ज्यादा नहीं बोला था, थोड़ा सा ही बोला था कि भाई अभी जो कोरोना को हम सही तरीके से डील नहीं कर रहे हैं। उसके साथ क्या किया उन्होंने बताया, उनकी वो असेंबली चल रही है और बीच में ही 2 सिक्योरिटी वाले आते हैं, मिनिस्टर को बोलते हैं कि भाई आपको बाहर चलना है। उसको समझ में नहीं आया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि भाई कोरोना में क्या उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी ना, 0 कोविड, उन्होंने पूरा 100% लॉकडाउन कर दिया था 1.5 साल तक, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, न्यूजीलैंड का, चाइना का। अपने तो क्या, अपन आजाद हो गए थे 2-4 महीने बाद, अपन तो हो गए थे भाई जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो चाइना ने कहा नहीं, हम आने ही नहीं देंगे, हम ये करेंगे। वो मिनिस्टर ने बोला यार गलत है, पूरे दुनिया में मतलब सब जगह ओपन हो रहा है, हमको भी ओपन करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट को लगा ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, मेरी पॉलिसी को कमेंट कर रहा है। वो बाजू में, उसमें बोला नॉर्मल चीज है। फिर जैसी असेंबली चल रही थी, 2 आए ऑफिसर, उनको बोला कि आपको चलना है, फिर वो चले। उसके बाद वो वापस नजर ही नहीं आए। फिर मीडिया में आया कि वो किसी मतलब कारण से प्राइवेट रहना पसंद करेंगे।
अब वो पब्लिकली देखना पसंद नहीं करेगी, गायब हो गए। एक अपना वो जैकमा था ना, जैकमा कितना फेमस बिजनेसमैन है, अलीबाबा वाला। उसने क्या हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ बोल दिया। उसने बोला कि यार ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना, हम उससे हम पूरा अच्छे से नहीं बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार बोला कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर बोल दिया उसने। दूसरी बार बोलने के बाद जैकमा जब नीचे उतर रहा था बोलने के बाद, फिर वो पर्दे के पीछे गया और गायब हो गया। फिर 4-6 महीने तक जैकमा नजर नहीं आया। फिर जैकमा वापस आया 6 महीने बाद, और एक एपोलॉजी, एक लेटर लेके आया कि यार आज के पहले मैंने जो भी कहा था उसको रफा दफा कर दो, है ना, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहां पे, आप बोल नहीं सकते। तो सबसे बोलने की आजादी कहाँ है? हिंदुस्तान में। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कोई भी रूल तोड़ो, सब चलता है यहाँ पे, क्योंकि वो ऊपर वाले भी तोड़ते हैं, नीचे वाले भी तोड़ेंगे, दोनों बराबर रहेंगे ना हिसाब। तो देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए यार। चलो आप बनाओ इसको। अपने यहाँ भी एक बार हुआ था ऐसा, वो कब हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद एक बार वो लॉ लगा था, कौन सा लॉ है यार, इमरजेंसी, हाँ इमरजेंसी एक्ट। कौन सी ईयर में था वो? 76 में शायद। वो लॉ क्या है पता तुम्हें? पुलिस किसी को भी उठा के ले जा सकती है, आर्मी किसी को उठा, वो बताने की जरूरत नहीं क्राइम किया है, क्राइम बाद में बताएंगे, अभी तो आप चलो। इसलिए तुम लोगों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा देश कैसे बनेगा? एजुकेशन से बनेगा। अच्छी एजुकेशन होगी तभी अच्छा देश बनेगा। और अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए, और अच्छे कॉलेजेस के लिए अच्छी कोचिंग, ये वो आगे जाएगा। बनाओ भाई। बनाओ, उनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे।
आंसर आ गए दोनों के? पहले का आंसर क्या आएगा, सिस आएगा या ट्रांस? ट्रांस आएगा। वेरी गुड भाई, हम ये बी आर निकाल लेंगे और इस कार्बन और पीछे वाले कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बनेगा ना, एक मिथाइल हमारा राइट में और एक मिथाइल हमारा लेफ्ट में। तो आपने पाई बॉन्ड बनाया, एक मिथाइल राइट में एक लेफ्ट में, तो कौन सी ज्योमेट्री बनी है, ट्रांस, है ना। इसमें बताओ क्या होगा, सिस, ये दोनों मिथाइल सेम साइड में आएंगे ना, इस कार्बन और पीछे वाले कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा और दोनों मिथाइल सेम साइड में, ये ज्योमेट्री हुई हमारी। थर्ड वाला बताओ, इसमें 82 कहां रहेगा, प्रोडक्ट में ही रहेगा ना। समझे आप? ये हमको पता क्या चलेगा कि HBr निकालना है कि Br2 निकालना है? हाँ, जिंक दे रहा, रिएजेंट से पता चलेगा ना। या अगर एल्कोहलिक क्यूएच दे रखा होता तो हम HBr निकालते। लिख लिया सबने? ये आंसर आया आपके। अब इसी को जरा फिशर प्रोजेक्शन में करते हैं। इन दोनों में बताना है आपको किस में सिस बनेगा और किस में ट्रांस। हो गया? किसमें बनेगा सिस? अच्छा एक चीज बताओ, ये जो हम E2 करेंगे ना, ये इक्लिप्स में होता है, स्टैगर्ड में होता है? स्टैगर्ड में होता है ना, वो एंटी पोजिशन पे होने चाहिए दोनों। और फिशर किसका बनता है, इक्लिप्स का, यानी इसके अंदर तो E2 नहीं होगा। अगर आपको एक्चुअल मैकेनिज्म लिखना है तो कैसे होगा, पहले मैंने इसका सॉहर्ट्ज बना लिया, सॉहर्ट्ज बनाया, तो इससे मेरे को इसका सॉहर्ट्ज इक्लिप्स ही बनेगा ना, फिशर इक्लिप्स है, ये भी इक्लिप्स है। अब हमें E2 करना है, E2 के लिए क्या होना चाहिए, एंटी पे होनी चाहिए, यानी स्टैगर्ड फॉर्म बननी चाहिए, यानी ये वाला ब्रोमीन यहां होना चाहिए, तो ये ब्रोमीन यहां होगा और ये ब्रोमीन यहां होना चाहिए। तो बाकी के एटम्स कैसे होंगे बताओ? अगर ये मैंने रोटेट किया इसको, ब्रोमीन यहां आ गया तो H यहां आ गया ना, तो यहां आएगा H और यहां क्या आएगा, CH3। ऐसे ये ब्रोमीन यहां है तो CH3 इधर आएगा, यहां आएगा H, यहां आएगा CH3। ये इक्लिप्स बनाए हैं स्टैगर्ड, स्टैगर्ड। अब हम बना देंगे यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, तो बताओ सिस बना या ट्रांस बना? ट्रांस बना। कैसे बताया? हाँ, ये देखो, ये वाला कार्बन मिथाइल कार्बन के लेफ्ट में और ये इस कार्बन के राइट में, तो एक लेफ्ट में एक राइट में, मतलब ये क्या बनेगा, ट्रांस। और इसको बेटर समझना है ना, एग्जैक्ट देखना है, इसका न्यूमेन बना लो। अगर मैं इसका न्यूमेन बनाऊंगा तो ये मिथाइल HBr, फिर यहां आएगा Br, यहां आएगा H, यहां आएगा मिथाइल। ये समझ में आया मैंने कैसे बनाया?
मैंने डायरेक्ट सॉर्ट्स का न्यूमेन बना लिया। अब देखो ये मिथाइल और ये मिथाइल ट्रांस बनाएंगे, बताओ सिस बनाएंगे, ट्रांस ये बनाएंगे ना सेम। इसके पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको रेडीमेड दे दिया था डायरेक्ट, इस बार मैंने थोड़ा दूसरा कंफर्मर दे दिया। समझे आप? आगे बढ़े। वैसे आप इनको डायरेक्ट बना सकते हो, देखो इनको आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हो। ये फिशर किसका बनता है? इक्लिप्स का। ये समझ में आ रहा है? इक्लिप्स। और जो ग्रुप E2 में जाएंगे, जो E2 में जाने वाले ग्रुप है ना, वो हमारे सेम साइड में, इन दोनों, ये दोनों एंटी पोजिशन पे लेके जाना है ना हमको। तो अभी हमारा इक्लिप्स कंफर्मर है, इन दोनों को हमको एंटी पे ले जाना है, और ये दोनों अभी पैरेलल है, यानी ये दोनों वैलेंसीज पैरेलल है ना इसकी। तो जब हम इसको 180 से घुमाएंगे ना, यानी ये दोनों जब एंटी पोजीशन पे जाएंगे तो ये दोनों भी तो एंटी पे जाएंगे। तो समझे मेरी बात? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो E2 वाले ग्रुप वर्टिकल लाइन के सेम साइड में है तो ये दोनों ग्रुप जो है इनका आंसर ट्रांस आएगा हमेशा। और अगर ये E2 जाने वाला ग्रुप एक वर्टिकल लाइन के राइट में एक लेफ्ट में है तो आंसर क्या आएगा? सिस आएगा। अब समझे ट्रांस कैसे आ रहा है? अभी ये दोनों हमारे पैरेलल है और ये दोनों भी हमारे पैरेलल है, तो जब हम इन दोनों को 180 पे लेके जाएंगे तो ये भी तो 180 पे जाएंगे दोनों। समझे आप? तो इसका आंसर ट्रांस आएगा। अब इसमें बताओ जो ग्रुप E2 में जा रहे हैं वो सेम साइड है, ऑपोजिट साइड है, तो इसका मतलब ये दोनों ग्रुप कहां आएंगे? सिस। तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं उसको। और आपको एक्चुअल समझना है कैसे हो रहा है, तो ये प्रोसेस है, ऐसे हो रहा है। समझे तुम? क्या समझे बताओ? हाँ, जो E2 में जा रहा है अगर वो सेम साइड में है तो ये वैलेंसी कहां रहेगी? ट्रांस। और ऑपोजिट साइड में तो वैलेंसी कहां रहेगी? सिस। इसमें एक और चीज समझनी है आपको कि अगर एक कंफर्मर रिएक्ट नहीं कर रहा है तो फिर रूम टेम्परेचर पे उसके दूसरे कंफर्मर बन जाएंगे, वो रिएक्ट कर जाएंगे। आप नो रिएक्शन नहीं बोल सकते। समझे आप? आपको जो गिवन कंफर्मर है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो रूम टेम्परेचर पे दूसरे कंफर्मर बन जाएंगे, वो रिएक्ट कर जाएंगे। आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन लिखो, एक लिखो नंबर ऑफ रिएक्शन इन विच, लास्ट लिखो नंबर ऑफ रिएक्शन इन विच एल्काइन विल फॉर्म्ड एज ए फाइनल प्रोडक्ट। नंबर ऑफ रिएक्शन इन विच एल्काइन will form as a final product.
सिस वाला ये कौन सा एसिड है? मैलेइक। और ट्रांस वाला कौन सा है? फेमेरिक एसिड। ये एल्काइन की प्रिपरेशन की सारी रिएक्शन आ गई इसमें। है ना, 2 किलो वजन कम हो गया मेरा। एक्सरसाइज बढ़ा दी ना, डाइट तो उतनी ही है, एक्सरसाइज बढ़ा दी मैंने। तो करना है मेरे को 86.7 है, 82, 4 किलो और करना है। सेम डाइट के साथ किया। अब सोच रहा हूँ शक्कर छोड़ दूं। हाँ, तुम्हारा रोशनी में खैर वैसे। हाँ, कॉफी कैसे पीते हो? नसीब ब्लैक 1 चम्मच डाल दो। हाँ, थोड़ा बहुत तो चम्मच कम कर दो। कैसे भाई, कैसे सब ठीक है बिहार में? थोड़ी बहुत पढ़ाई ऊपर नीचे चलती है, उसे घबराना नहीं है। पढ़ाई से घबराना नहीं है, चलता करते रहना। कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाओगे। क्या भाई, हो गए? अभी ट्रस्ट के लिए 15 वॉलंटियर चाहिए जो महीने में 2 घंटे दे सके। 15 वॉलंटियर चाहिए जो महीने में 2 घंटे दे सके। या 30 वॉलंटियर होंगे, महीने में 1 घंटा हो जाएगा। 25 वॉलंटियर चाहिए, हर वॉलंटियर को महीने में 1 घंटा देना होगा। क्या बोलते हो? हाँ, हाँ बेटा बच्चे। कहाँ तक पहुंचे भाई?
7 रिएक्शन है, ए बी सी डी ई एफ जी, इनमें से बताना 7 में से कितनी रिएक्शन में एल्काइन बनेगा। कुछ कुछ जगह मैंने आपको हिंट दे दिया थोड़ा। आंसर सोच लिया सबने? वैसे ही बता दो, मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन में एल्काइन बनेगा। हो सकता है इक्के दुक्के में नहीं बने। क्यों भाई प्रिंस कुमार, क्या आंसर है? 6। अच्छा ये बताओ, कुछ तो एकदम श्योर हो। जैसे पहला वाला है, ये तो श्योर है ना एकदम, 2 बार E2 करेंगे ये बनेगा 2 ब्यूटाइन। अच्छा दूसरे वाले में भी 2 बार E2 करेंगे ये भी बनेगा 2 ब्यूटाइन। यहां तक सही जा रहा है। इसमें क्या होगा बताओ? कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होगा ना ये। वाटर निकल, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, पहले सॉल्ट बनता है, फिर ऑक्सीडेशन होता है और CO2 निकलता है ना। ये CO2 निकल जाएगा और बनता है रेडिकल, इंट्रामॉलिक्यूलर कॉल्बे। याद आया तुमको? बस ये गूगल वाले बच्चे, उनको पढ़ाया नहीं, उनको याद थोड़ा आ गया होगा बाद में, है ना। CO2 निकाल के रेडिकल बनाना। अब बताओ डी में क्या होगा? डी में एल्काइन बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, CO2 माइनस बनता है, फिर ऑक्सीडेशन होकर CO2 डॉट बनता है, फिर CO2 निकल के रेडिकल बनते हैं। अब बताओ ट्रांस में बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें भी बनेगा। भाई सिस ट्रांस से फर्क ही नहीं पड़ता है ना भाई। ये CO2 जब निकल जाएंगे, आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2 निकाल के रेडिकल बनाना है, ये सेम ही तो चीज बन गई। तो सिस हो चाहे ट्रांस, वो क्या बनाएगा, एसिटिलीन बनाएगा। ये एग्जांपल मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं लगाया कि एग्जाम में आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये IL फिनार में एज इट इज दे रखा है, तो वो पूछते हैं फिनार में से क्वेश्चंस, और इसमें एल्काइन की सारी रिएक्शन आ जाती है। तो अब तक हमारा बन रहा है, ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, सी भी बन रहा है और डी भी बन रहा है। अब ई पे आ जाओ। ई में बताओ एल्काइन बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ZnBr2 2 बार निकल जाएंगे ना भाई, टेट्रा हेलो एल्केन प्लस बन जाएगा 2 मोल ऑफ ZnBr2। अब एफ पे आ जाओ। हाँ एफ में क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा ना। अब जी पे आ जाओ। जी बनेगा ना भाई, आप उसको बैलेंस कर लो ना, 6 मोल AgI के बना लो, तो पीछे बनेगा C2H2 मतलब ये बनेगा एल्काइन। आपको बैलेंस करना पड़ेगा उसको। इसका मैकेनिज्म तो वैसे नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म जानना है ऐसे लिखा है। देखो एक बड़ा फेमस मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं, ये आयोडोफॉर्म है, इसका नाम आयोडोफॉर्म है। 6 मोल Ag बीच में लिखो और ट्राइहैलाइड बनाओ, इसको बोलते हैं बॉक्स मैकेनिज्म। बॉक्स बनाओ और बॉक्स के अंदर जो आया उनको हटा दो। समझ गए? तो ट्राइहैलाइड होगा ना। देखो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, मोनोहैलाइड होता ना यहाँ पे तो एल्केन बनता, जेम में एल्कीन बनेगा, ट्राई में एल्काइन बनेगा। एक बार लिखो, मैं बताता हूं। मोनोहैलाइड में वुड्स रिएक्शन, सिंगाने जी दिखाई नहीं दिया, कमजोर हो गए बुखार से काफी। सिंगाने जी यार तुम्हारे खाने पीने की दिक्कत हो तो मेरे घर पे आ जाना यार, है ना। तुम्हें दाल वगैरह खानी हो, प्लेन दाल, चावल हल्के बिना नमक के, पानी टाइप के, वैसे खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह, ये मुझे फोन कर लेना, मैं भिजवा दूंगा तुम्हारा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोलना चाहिए। इतना तो देखो अपना रिश्ता है यार सिंगाने जी, कि तुम्हारे दोस्त तो दाल चावल लाए नहीं होंगे तुम्हारे लिए। तुम्हें जो खाने की इच्छा हो ना तो मुझे फोन कर लेना, है ना। बस 15-20 मिनट का टाइम देना मेरे को।
देखो मेरे को 5 मिनट घर पे भी समझाना पड़ेगा ना यार, तुमको जानते हैं मेरे घर पे सब। वो जो चाय लेके गया था ना, उसके साथ तुम्हारी फोटो भी ले गया था मैंने कहा देखो ये इसने दिया ऐसे। काफी इंप्रेशन गिरा सिंघानिया जी का। चलो ये बताओ, लास्ट लास्ट लास्ट, ये बताओ इसमें क्या बनेगा? बनाओ जरा। इसमें पहले वाले में सोडियम ड्राई ईथर में कौन सी रिएक्शन होती है बताओ? वुड्स रिएक्शन। और अगर आपने जैम डाला ना, तो इसका मैकेनिज्म तो मैं आगे बता दूंगा आपको। कार्बीन बन के डाइमराइज हो जाएगा। जैम में जब डाइमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा? एल्कीन। मोनोहेलाइड में डाइमराइजेशन होगा तो एल्केन। और बताओ ट्राई हेलाइड में जब डाइमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा? एल्काइन। ये मैंने आपको एक साथ लिख दिया ताकि आपको याद रहे। मोनो में एल्केन बनता है, जैम में एल्कीन बनता है, ट्राई में एल्काइन बनता है। इनमें से बताओ कौन सी रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन है? सभी कपलिंग है ना? और इनमें से किस किस रिएक्शन को अपन सीसी कपलिंग बोलेंगे? सभी है ना सीसी कपलिंग। समझ गया भाई? चलें फिर।